डिकोड को पावर्ड बाय मुंगिया स्टील, स्टील का बादशाह, टेलीमानस मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और इस हफ्ते हजारों प्रदर्शनकारी ढाका से लेकर चटगांव तक सड़कों पर उतरे और इन विरोध प्रदर्शनों में भारत के खिलाफ गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। इसका कारण यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जो तख्ता पलट हुआ था, उस दौरान विरोध प्रदर्शनों में शामिल एक युवा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के विरोधी इस हत्या के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और वहां पर न सिर्फ भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, बल्कि अब वो बांग्लादेश से बंगाली पहचान और बंगाली संस्कृति को भी मिटा देना चाहते हैं। आज आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में इतना बड़ा बदलाव क्यों आ रहा है और हालात इतने क्यों बिगड़े और कैसे बिगड़े। क्या बांग्लादेश एक बार फिर से अस्थिरता के मोड़ पर खड़ा है? इसके बाद हम भारत में फैल रहे प्रदूषण को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रदूषण भारत में लाखों लोगों को मार रहा है, लेकिन भारत प्रदूषण को कैसे मार सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत को चीन से सीखना चाहिए, लेकिन आज आपको यह हम बताएंगे कि भारत और चीन की चुनौतियां और व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग हैं। इसलिए भारत को अपने हिसाब से प्रदूषण के खिलाफ अपनी रणनीति बनानी होगी। आपको सरल शब्दों में समझाएंगे कि भारत प्रदूषण को कैसे हरा सकता है और आपको साफ हवा में सांस लेने का एक मौका दोबारा से कैसे मिल पाएगा। और आखिर में आपको दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक मर्डर की कहानी दिखाएंगे, जिसमें एक मकान मालकिन ने जब अपने किराएदार से 5 महीने का बकाया किराया मांगा तो किराए पर रहने वाले पति पत्नी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को एक सूटकेस में भरकर छिपा दिया। यह हत्या सिर्फ 90,000 रुपए के लिए हुई है और अब इस हत्या की चर्चा भारत के घर घर में हो रही है। इसलिए आज इस घटना को भी आपके लिए डिकोड करेंगे। अब सबसे पहले आप बांग्लादेश की राजधानी ढाका की नई तस्वीरें देखिए, जिसमें वहां की सड़कों पर हजारों छात्र, नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता और लोग इकट्ठा हो गए हैं। शुक्रवार की नमाज के बाद ये प्रदर्शनकारी अपने हाथों में बांग्लादेश के झंडे और भारत विरोधी पोस्टर्स लेकर नारे लगाते रहे। अब से थोड़ी देर पहले बांग्लादेश में 32 वर्ष के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की डेड बॉडी पहुंची है सिंगापुर से। उस्मान हादी जुलाई 2024 में बांग्लादेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हुए आंदोलन में शामिल छात्र संगठन का एक प्रमुख नेता था और इस छात्र संगठन का नाम है इकबाल मंच। 12 दिसंबर को ढाका में उस्मान हादी को कुछ हमलावरों ने सिर में गोली मार दी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। और उस्मान हादी के समर्थक अब यह आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या के पीछे भारत है, जिसके बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन कल रात से और तेज हो गए और हिंसक हो गए। सबसे पहले आप विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों को देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश के कट्टरपंथी भारत विरोध को अब अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। छात्रों की भीड़ ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका सहित चटगांव और राजशाही जैसे इलाकों के साथ साथ कई और स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए हैं, तोड़फोड़ की है और आगजनी की है। उस्मान हादी की मौत की खबर मिलने के बाद से बांग्लादेश में यह हिंसा शुरू हुई, जिसके बाद वहां के युवाओं ने और प्रदर्शनकारियों ने
बांग्लादेश के 2 बड़े अखबारों के दफ्तरों में भी आग लगा दी। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर पर भी तोड़फोड़ की गई और शेख हसीना की राजनीतिक पार्टी आवामी लीग के दफ्तर को भी जला दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए कहां कहां पर कैसे यह आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है और आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश इस समय जल रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश की सबसे पुरानी सांस्कृतिक संस्थाओं में से एक की इमारत में भी तोड़फोड़ करके आग लगा दी गई और इस संस्था का नाम है छाया नट। यानी बांग्लादेश में संस्कृति, मीडिया और इतिहास तीनों पर एक साथ हमले हो रहे हैं। मतलब साफ है कि ये नेता, ये कार्यकर्ता, ये युवा अपने नेता की मौत पर सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि जानबूझकर बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में हिंसा फैलाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अपने देश की जनता को संबोधित किया और उन्हें समझाने की बड़ी कोशिश की। हालांकि इस अपील के बाद भी वहां पर हिंसा रुकी नहीं। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था। आपको याद होगा जब शेख हसीना को रातों रात सत्ता छोड़कर अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी, जिसके बाद से वहां पर लगातार हिंसा हो रही है और अल्पसंख्यक हिंदुओं को वहां पर चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले आप बांग्लादेश से आई इन नई तस्वीरों को देखिए और फिर हम आसान भाषा में आपको बताएंगे कि क्या यह हिंसा नाराज छात्रों का विरोध प्रदर्शन है या फिर बांग्लादेश अब धीरे धीरे कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में जा रहा है। I would say that the darkest night for news media have been over there. It is a state-sponsored activity, what they have been doing. एक और बड़ी खास बात इस बार देखने को मिल रही है। ये जो सारे प्रदर्शनकारी हैं, इनका मुख्य निशाना था बांग्लादेश के 2 बड़े अखबार, यानी मीडिया को भी निशाना बना रहे हैं और इन 2 अखबारों के दफ्तरों में आग लगाकर उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। इन 2 अखबारों के नाम क्या हैं जरा देखिए। इनमें से एक है द डेली स्टार और दूसरे अखबार का नाम है प्रथम आलो। बांग्ला भाषा में प्रथम आलो का मतलब होता है पहली रोशनी। कल रात सबसे पहले प्रथम आलो नाम के इस अखबार के दफ्तर पर हमला किया गया। एक साथ हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ आई जो अपने छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी का नाम लेकर भड़काऊ नारेबाजी कर रही थी और इस भीड़ ने इस अखबार के दफ्तर से पत्रकारों और अखबार के कर्मचारियों को बाहर निकलने का एक मौका तक नहीं दिया और फिर इस बिल्डिंग में आग लगा दी और वहां के पत्रकार इस घटना को मीडिया की आजादी के लिए एक काला दिन बता रहे हैं।
attacked us, and our journalists were scared to death, so they had to flee the office. So we couldn't publish our newspaper today, and our online is off from last night. And it's from establishing in 1998, in 27 years, is for the first time we couldn't publish our newspaper. So it's a very, I would say that the darkest night for news media house in Bangladesh. And it's attack on our, I would say freedom of speech and freedom of news media. इस आग की वजह से द डेली स्टार अखबार के भी 25 से ज्यादा पत्रकार बिल्डिंग की छत पर फंस गए और बाद में फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के बाद इन पत्रकारों को वहां से बाहर निकाला। अब आप उन पत्रकारों और कर्मचारियों के ये बयान सुनिए जो बता रहे हैं कि इस आग ने कैसे उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। আমাদের মৃত্যুর ঘটনার প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই হচ্ছে প্রথম আলো থেকে মুভ যে সৃষ্টিটা হয়েছিল সেইটাই মুভ করে ডেইলি স্টারে পর্যন্ত আসে এবং পরবর্তীতে তো আপনারা সবাই দেখেছেন যে কি অবস্থায় গেছে। এখন বর্তমানে যে অবস্থা আছে প্রতিটি ফ্লোর হচ্ছে মানে প্রতিটি ফ্লোরের অবস্থা খুবই দুর্বিষহ এবং পুরো একটা অফিসকে কিভাবে এক রাতের মধ্যে শেষ করা যায় এটার একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হচ্ছে মিডিয়া। এখানে তারা যদি কোনো দোষ থাকে ত্রুটি থাকে তাদের সমালোচনা করতে পারে, আলোচনা করতে পারে। তাদের জ্বালা একটা অফিস পুড়িয়ে দেওয়া তো কোনোভাবেই কাম্য নয়, কারণ এখানে অনেক রাষ্ট্রের ডকুমেন্টস থাকে, অনেক কিছু তথ্যপত্র থাকে। এটা কোনোভাবে কাম্য হতে পারে না, কারণ এটা হচ্ছে তাহলে ফেসিবাদী সিস্টেমে আবার অবতারণা হলো, কারণ যেহেতু সরাসরি মব তুলে নিচ্ছে হাতে। तो आप देखिए अखबारों के जो दफ्तर हैं कैसे जल रहे हैं और यह आग इतनी भीषण थी कि इन दोनों अखबारों के दफ्तर पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गए। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले हैं और इससे ठीक पहले वहां पर मीडिया को इस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है। ये एक बहुत ही चिंता की बात है। और देखिए किसी देश से जब लोकतंत्र को खत्म करना होता है तो मीडिया को ऐसे ही निशाना बनाया जाता है। आप याद कीजिए जब नेपाल में हाल ही में इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन हुए थे जो जेन जी ने किए थे और वहां पर भी तख्ता पलट जब हुआ, सत्ता परिवर्तन वहां पर हुआ, उस समय भी उन प्रदर्शनों के दौरान भी मीडिया को निशाना बनाया गया था। नेपाल की कई मीडिया जो संस्थान है, अखबार हैं, उनके दफ्तरों में आग लगा दी गई थी। असल में जब मीडिया और खास तौर पर यहां मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, अखबार और बड़े न्यूज चैनल्स, जब ये एक खास विचारधारा के लोगों की मनपसंद बात नहीं कहते, एक खास पार्टी या उसके कार्यकर्ताओं की मनपसंद बात नहीं कहते, उनके हिसाब से अपनी कवरेज नहीं करते, तो फिर उन्हें इसी प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। असल में जो इस प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, जो ऐसी भीड़ होती है, ये सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में फर्क नहीं कर पाती। इन्हें लगता है कि सोशल मीडिया में यूट्यूब पर कोई भी आकर कुछ भी कह देता है, कोई भी आरोप लगा देता है, इनके समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स। लेकिन वो सोचते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा क्यों नहीं कर रहा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया अपने नियमों से बंधा होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया वन मैन शो नहीं होते, बल्कि ये संस्थाएं होती हैं और संस्था अपने हिसाब से खबर को वेरीफाई करके चलती हैं। और इसीलिए बहुत बार चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो या कोई और देश हो, जब वहां इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शन होते हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वहां पर अक्सर मीडिया को भी निशाना बनाया जाता है। और एक बार अगर मीडिया की ये दीवार गिर गई, ये चौथा स्तंभ अगर आपने एक बार गिरा दिया, तो फिर उस देश को टेक ओवर करना, उस देश से लोकतंत्र को हमेशा के लिए खत्म कर देना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन में 32 वर्ष के उस्मान हादी की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये उस्मान हादी कौन है और क्यों उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में ये हिंसा हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि ये शरीफ उस्मान हादी आखिर है कौन, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि इस छात्र या आप युवा नेता कह सकते हैं, इस युवा नेता की हत्या कर दी गई। और जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था
उस समय जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसमें इस नेता की अहम भूमिका थी। और इसके बाद, इस आंदोलन के बाद बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश रातों रात छोड़कर, अपनी सत्ता रातों रात छोड़कर, अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा। और आज भी वो भारत में शरण लिए हुए हैं, क्योंकि अगर वो यहां रुक जाती तो शायद आज जिंदा ही ना होती। उस्मान हादी एक कट्टरपंथी और भारत विरोधी नेता था। यहां यह बात आपको नोट करने वाली है, यह कट्टरपंथी नेता था और भारत का हमेशा विरोध करता था। और हाल ही में उसने ग्रेटर बांग्लादेश के नाम से बांग्लादेश का एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें उसने भारत के भी कई इलाकों को शामिल कर लिया था। यानी ये ऐसा नक्शा जारी कर रहा था जिसमें बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वो बढ़कर भारत के अंदर तक आ गई थी और इसने भारत के कई इलाकों को उसमें शामिल कर लिया था। तो ये राजनीति थी इस नेता की। छात्र आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका के बावजूद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इकबाल मंच को, जो कि इसकी संस्था थी, इकबाल मंच को बैन कर दिया और फिर इस नेता के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। अब वहां पर जो इस प्रकार के युवा नेता इतनी तोड़फोड़ करते हैं, इतनी आगजनी करते हैं, किस लिए करते हैं? इनके मन में भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ये आगे चलकर खुद बड़ा नेता बनना चाहते हैं, ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि इतना बड़ा क्राइसिस उत्पन्न करके जब सरकार बनेगी तो उसमें हम मंत्री बन जाएं और उसके बाद हमारी जिंदगी बन जाएगी। बहुत सारे लोग इस मंशा के साथ ऐसे विरोध प्रदर्शन करते हैं और ऐसे विरोध प्रदर्शनों में नए नेता निकल कर आते हैं और उनमें से बहुत सारे नए नेता जो होते हैं वो असल में बहुत लालची होते हैं। वो अपने फायदे के लिए इतने हजारों लाखों युवाओं को बहकाते हैं। अब वहां की सरकार ने इसे बैन कर दिया, इसकी संस्था को, इसकी पार्टी को बैन कर दिया। इसके बावजूद उस्मान हादी खुद भी बांग्लादेश में होने वाले चुनाव के लिए कैंपेन कर रहा था और वो ढाका के एक इलाके से खुद चुनाव लड़ना चाहता था। 12 दिसंबर को चुनाव कैंपेन करते समय उस्मान हादी को कुछ हमलावरों ने गोली मार दी। पहले बांग्लादेश के ही एक अस्पताल में इसका इलाज हुआ, लेकिन जब इसकी तबीयत नहीं सुधरी तो फिर इसे सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को इसकी मौत हो गई। अभी तक उस्मान हादी पर हमले की जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन इसके समर्थक इस हमले में भारत का नाम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को वहां पर भड़का रहे हैं, यह कहकर कि इसकी हत्या भारत ने करवाई है और इसीलिए वहां पर भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इन प्रदर्शनकारियों के मन में भारत और भारत की विरासत को लेकर इतनी नफरत क्यों है। वहां पर एक सांस्कृतिक संस्था जिसका नाम है छाया नाट्य, वहां पर आग लगा दी गई। इसमें कई पुरानी और दुर्लभ पुस्तकें थी, संगीत वाद्य यंत्र थे और सांस्कृतिक धरोहरें जो वहां पर मौजूद थीं, वो सब आग में जलकर पूरी तरीके से राख बन गई। দেখানোর চেষ্টা করছি বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা কিন্তু সায়নাটে ভাঙচুরে করছে। দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। अब आप ये सोचिए कि संस्कृति से किसी को क्या परेशानी हो सकती है, किसी सांस्कृतिक संस्था से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। तो इस हमले की जो वजह है अब वो सुनिए। वजह यह है कि महान कवि और लेखक रविंद्रनाथ टैगोर से इस संस्था का गहरा संबंध रहा है। छायानट की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी और यह संस्था रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों और उनके साहित्य को आधार बनाकर बांग्ला संस्कृति की रक्षा और प्रचार करती है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान छायानट के गायकों ने स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला बढ़ाया था, यानी यह संस्था बांग्लादेश की आजादी से जुड़ी रही है। अब सोचिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला भी लिखा था, लेकिन उसी बांग्लादेश में टैगोर के नाम से जुड़ी संस्था को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। इतनी नफरत अब इन्हें भारत से हो रही है और बंगाली संस्कृति से हो रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस छात्र नेता उस्मान हादी को अब एक क्रांतिकारी बता रहे हैं, लेकिन शेख हसीना के समर्थकों का दावा है कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा
अचानक हुई कोई घटना नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ यूनुस सरकार के संरक्षण में यह चलाई जा रही एक रणनीति है, जिसमें संस्कृति, इतिहास और भारत से जुड़ी हर चीज को निशाना बनाकर नष्ट किया जा रहा है। আমি আবারও স্পষ্টভাবে বলতে চাই, ওসমান হাদি ছিলেন পরাজিত শক্তি ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসীদের শত্রু। তার কণ্ঠ স্তব্ধ করে বিপ্লবীদের ভয় দেখানোর অপচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দেন। ভয়, সন্ত্রাস কিংবা রক্তপাতের মাধ্যমে এদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে। Well, it was all pre-planned. I mean, it is a pattern that has been planned, and now the plan is in action. It is a state-sponsored activity, what they have been doing. So you see a pattern where the advisors of the current government, they are instigating from the top and then asking the police and the army to stand still when they run their street dramas. So it is all pre-planned. It's not just a pattern. It has been planned carefully with the election in mind and to continue their illegal grip in power. आज बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर पर भी तोड़फोड़ की गई, और इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के ये प्रदर्शनकारी शेख हसीना को अब भारत का समर्थक मानते हैं और इसलिए उनके पिता के घर को भी निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी की सजा दी जा चुकी है, लेकिन शेख हसीना इस समय भारत में शरण लेकर सुरक्षित हैं और बांग्लादेश की सरकार कई बार भारत से उन्हें वापस भेजने की मांग कर चुकी है। इसलिए हिंसा और प्रदर्शन बांग्लादेश का अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों पर भी मामला आकर टिक गया है। बांग्लादेश में भारत विरोधी दुष्प्रचार पर भारत के विदेश मंत्रालय ने 17 दिसंबर को एक बयान जारी किया था, जिसमें दो बड़ी बातें भारत ने कही। पहला, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है और बिना जांच के ही इस हत्या के लिए भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और दूसरा, भारत सरकार बांग्लादेश में शांति और स्थिरता के पक्ष में है और वहां निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों की भारत उम्मीद करता है। पिछले 4 दिनों से ढाका में भारत के हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि चटगांव में डिप्टी हाई कमीशन पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद 17 दिसंबर को दिल्ली में भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाकर उनके सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी भारत ने मांग की है। अब देखिए, ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में हिंदू होना अब एक अपराध बन गया है और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी जिंदगी खतरे में आ गई है। इतना बड़ा बदलाव बांग्लादेश में हुआ है। 18 दिसंबर को बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले में भीड़ ने एक हिंदू युवक को पीट कर उसकी हत्या कर दी। इस युवक का नाम है दीपू चंद्र दास और फिर इसके शव को एक पेड़ पर बांधकर आग लगा दी। पिछले 1 साल में बांग्लादेश में करीब 2500 हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश के एक अखबार प्रथम आलो की जांच में यह सामने आया कि 5 अगस्त से 20 अगस्त 2024 के बीच 1068 घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई और 22 मंदिरों पर हमले किए गए हैं। यह अखबार लगातार वहां पर हिंदुओं पर हो रहे हमलों की जांच कर रहा था और शायद इसी वजह से कट्टरपंथियों ने इस अखबार के दफ्तर पर हमला किया और इसमें आग लगा दी। 18 दिसंबर को हमारे देश की संसद में विदेश मंत्रालय की एक स्थायी समिति ने बांग्लादेश पर एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश में अब चीन का दबदबा बढ़ रहा है और 3 बड़ी बातें हैं इस रिपोर्ट में। पहला, बांग्लादेश की वायुसेना के लिए चीन लाल मोनेर हाट एयरबेस पर एक हवाई पट्टी बना रहा है। यह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। हालांकि भारत ने बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इस हवाई पट्टी का सैन्य उपयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग जो है वो सिविलियन होगा। दूसरा, वर्ष 1971 के बाद भारत और बांग्लादेश में
भारत बांग्लादेश में सबसे बड़ी सामरिक चुनौती का सामना कर रहा है। यह हमारे लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। 1971 के बाद से इस प्रकार की भारत की स्थिति वहां कभी नहीं हुई है। और तीसरा, बांग्लादेश में आवामी लीग का प्रभुत्व खत्म होने के बाद कट्टरपंथी ताकतों की वहां की राजनीति में एंट्री हो चुकी है, उनका प्रवेश हो चुका है और अब बांग्लादेश कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में चला गया है। और ये कट्टरपंथी ताकतें ये चाहती हैं कि बांग्लादेश भारत से दूर चला जाए और पाकिस्तान के करीब चला जाए, और अगर इसमें उन्हें चीन की भी मदद मिलती है तो वो चीन की मदद भी लेने के लिए तैयार है। बांग्लादेश के अभी के हालात को अब आप 2 पॉइंट्स में समझिए। यह है हमारा आज का विश्लेषण। पहली बात तो यह है कि इस समय बांग्लादेश के छात्र नेताओं में एक बड़ा नेता बनने की होड़ लगी हुई है। ये सारे जो छोटे छोटे नेता हैं, छात्र नेता, युवा नेता, अब इन्हें बड़ा नेता बनना है। उन्हें लगता है कि वो जितना भारत विरोधी बयान देंगे, भारत के विरोध के नाम पर जितनी हिंसा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, जितनी नारेबाजी करेंगे, उतना ही उन्हें फायदा होगा। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार जितना ज्यादा करेंगे और कट्टरपंथी ताकतों का वो लोग जितना समर्थन करेंगे, उतनी ही जल्दी वो बांग्लादेश की राजनीति में बड़े नेता बन जाएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा, ये सारे जो छात्र नेता हैं या युवा नेता जो अपने आप को बता रहे हैं, ये अब उसी रास्ते पर जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें भविष्य में बड़ा नेता बनना है, इन्हें सांसद बनना है, चुनाव लड़ना है और ये भी सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं। और दूसरा विश्लेषण हमारा यह है कि बांग्लादेश के ये युवा नेता अब अपनी पहचान को ही मिटा देना चाहते हैं। यह बहुत खतरनाक बात है। वर्ष 1947 में जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बना था, तब वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान से मेल नहीं खाता था। ईस्ट पाकिस्तान का जो डीएनए था वो पाकिस्तान के डीएनए से मैच नहीं खाता था। उसकी भाषा, संस्कृति और उसका पूरा डीएनए पाकिस्तान से बिल्कुल अलग था। ईस्ट पाकिस्तान की संस्कृति हमेशा से बंगाल की सभ्यता से प्रभावित रही है। इसीलिए 1947 के बाद यह देश पाकिस्तान के साथ जाने के बाद लगातार परेशान था। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी भाषा और अपनी इसी पहचान के लिए यह आंदोलन शुरू किया था कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और अलग राष्ट्र चाहते हैं। वर्ष 1971 में भारत की मदद से यह अलग देश बन भी गया। और सोचिए, अलग देश बनने के बाद इन्होंने क्या नाम रखा? नाम रखा बांग्लादेश। और अब बांग्लादेश एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रभाव में आकर ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहता है। आज ये जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब इन्हें पाकिस्तान अच्छा लगने लगा है। अब ये वापस बांग्लादेश से ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहते हैं, जबकि बांग्लादेश का मतलब है बंगालियों का अपना देश। लेकिन अब वहां के नेता अपनी इसी बंगाली पहचान से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी बंगाली सभ्यता है जो उनकी है, बंगाली भाषा है, बंगाली पहचान है, अब इसी को नष्ट करने में वो लोग लगे हुए हैं। इसलिए बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। यह मत समझिए कि वहां सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन हो रहा है। यह मत समझिए कि एक पार्टी चली गई और अब दूसरी पार्टी आ गई। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी चर्निंग हो रही है। बांग्लादेश एक बहुत बड़े खतरनाक मोड़ पर आज खड़ा हुआ है। वो बांग्लादेश से मीडिया को मिटा देना चाहते हैं। वो बांग्लादेश की पहचान को खत्म कर देना चाहते हैं। बांग्लादेश की भारत से दोस्ती को समाप्त कर देना चाहते हैं और 1971 से लेकर अब तक जो कुछ हुआ, उन सारी यादों को खत्म कर देना चाहते हैं और वापस ईस्ट पाकिस्तान बन जाना चाहते हैं। बांग्लादेश में जेन-जी के भारत विरोधी प्रदर्शन के बाद अब हम बात करते हैं नेपाल के जेन-जी की, क्योंकि ये दोनों कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। आप याद कीजिए, नेपाल में भी ऐसे ही युवाओं ने प्रदर्शन किया था और वहां की सरकार को उखाड़ फेंका था, जैसे बांग्लादेश में हुआ। नेपाल की अब सबसे बड़ी खबर यह है कि वहां के जेन-जी में भी मार्च में होने वाले आम चुनावों को लेकर मतभेद हो गए हैं और इसी साल सितंबर में जेन-जी ने नेपाल की सरकार और पूरे राजनीतिक सिस्टम के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया था और उसे उखाड़ फेंका था, जिसके बाद नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। नेपाल में जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की गई और फिर जेन-जी के दबाव में चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी गई। अब अगले साल 5 मार्च को नेपाल में चुनाव होगा।
लेकिन इस चुनाव को टालने के लिए नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में अब कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अभी तक वहां पर आंदोलन करने वाले जेन-ज़ी में कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो उनके बीच इस बात को लेकर सहमति बना सके कि चुनाव लड़ना है या चुनाव को टाल देना है। यानी नेपाल में अब भी अराजकता जैसे ही हालात हैं और कभी भी वहां फिर से बांग्लादेश की तरह एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। जेन-ज़ी को अक्सर सबसे जागरूक, सबसे मुखर और सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाली पीढ़ी कहा जाता है। कहा जाता है कि जेन-ज़ी जो है ये क्रांतिकारी होते हैं, ये किसी भी देश में क्रांति ला सकते हैं। सोशल मीडिया ने उन्हें जबरदस्त आवाज दी है और टेक्नोलॉजी ने उन्हें एक बहुत बड़ी ताकत दी है। लेकिन सच ये है कि जेन-ज़ी आंदोलन तो करता है पर उसके पास भविष्य का कोई रोड मैप नहीं होता। तो आप देख लीजिए नेपाल के युवाओं ने प्रदर्शन किया, लेकिन अब प्रदर्शन के बाद जब सरकार उखाड़ के फेंक दी, अब उन्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है। आज भी नेपाल के हालात या तो पहले जैसे ही हैं या फिर पहले से भी बदतर हो चुके हैं। बांग्लादेश में भी यही हुआ और अब आप देख लीजिए कि बांग्लादेश के हालात आज कितने खराब हो चुके हैं। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ये दोनों ही हमारे पड़ोसी देश हैं, दोनों की सीमाएं भारत के साथ लगती हैं और जो कुछ इन दोनों देशों में हो रहा है, ये जो अस्थिरता पैदा हो रही है और बांग्लादेश में खास तौर पर जो कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं, जो पाकिस्तान को अब अपना दोस्त समझती हैं, जो चीन के करीब हैं, ये बात भारत के लिए एक चिंताजनक बात है। और नेपाल में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। इसलिए भारत में रहते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे दोनों पड़ोसी देशों के अंदर शांति स्थापित हो और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र भी वहां पर स्थापित हो। वरना आप देख लीजिए, एक तरफ पाकिस्तान है जहां लोकतंत्र नाम का है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। उसके बाद नेपाल में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। इसके बाद बांग्लादेश में भी अब लोकतंत्र समाप्ति की ओर है। और हमारे देश के जो एक वर्ग है वो अक्सर ये कहते हैं कि लोकतंत्र हमारे देश से खत्म हो रहा है। संविधान बांग्लादेश में खत्म हो गया, नेपाल में खत्म हो गया, पाकिस्तान में खत्म हो गया, लेकिन हमारे देश का ये वर्ग ये कहता रहता है कि हमारे देश में संविधान खतरे में है, हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है। अब हमारे पड़ोसी देशों में भारत विरोधी इस वैचारिक प्रदूषण के बाद बात करते हैं अपने देश की हवा में मौजूद प्रदूषण की। प्रदूषण हमारे देश में लाखों लोगों को मार रहा है, लेकिन भारत प्रदूषण को कैसे मारेगा इसका रोड मैप किसी के पास नहीं है। इसलिए अब आज की सबसे फ्लॉप खबर, क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि प्रदूषण के बारे में हमारे देश के लोग देखना नहीं चाहते, इसलिए हो सकता है हमारी व्यूअरशिप आज फिर गिर जाए, क्योंकि हम प्रदूषण को एक बार फिर एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। ये कोई मसालेदार खबर नहीं है, इस खबर में आपके लिए मनोरंजन नहीं है, लेकिन चिंता जरूर है आपके लिए और आपकी अगली पीढ़ी के लिए। इसलिए आपको जागरूक करना हमारा कर्तव्य है और वो कर्तव्य हम निभा रहे हैं। अब यूं तो पूरे भारत के शहरों की हवा खतरनाक रूप से प्रदूषित हो चुकी है, चाहे आप किसी भी हिस्से में रहते हैं भारत के, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जागरूकता दिल्ली में हो रहे प्रदूषण को लेकर आई है। चर्चा भी दिल्ली की ही होती है। उसकी वजह यह है कि एक तो दिल्ली भारत की राजधानी है और दूसरा प्रदूषण दिल्ली में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इसलिए बड़े बड़े नेता अब प्रदूषण पर जमकर राजनीति कर रहे हैं और नेताओं के इन बयानों की वजह से मीडिया ने इस खबर को दिखाना शुरू कर दिया है। अभी तक दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए शॉर्ट टर्म फैसले किए जाते हैं, कभी इवन और ऑड कर देते हैं कि आधी गाड़ियां जाएंगी, कभी वर्क फ्रॉम होम कर देते हैं, कभी ग्रैब 3 ग्रैब 4 लगा देते हैं, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म चीजें हैं। ये 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन के लिए ठीक है। स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया जाता है, लेकिन आप हमेशा के लिए कंस्ट्रक्शन बंद नहीं कर सकते, हमेशा के लिए स्कूल बंद नहीं कर सकते, हमेशा के लिए अपनी फैक्ट्रियों को बंद नहीं कर सकते, हमेशा के लिए लोगों से ये नहीं कह सकते कि वर्क फ्रॉम होम करते रहिए या फिर अपनी गाड़ियों को बाहर मत निकालिए। आज अगर भारत में प्रदूषण से लड़ना है तो एक दूरगामी रणनीति बनानी होगी। हमारे देश में लोग अक्सर चीन का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि देखो, एक जमाने में बीजिंग में AQI 800 के पार चला गया था और कैसे चीन की सरकार ने इस पर काबू पाया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली और बीजिंग में बहुत बड़ा फर्क है और बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला
तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। उसे ना तो संसद में कोई बिल पास कराना है, ना ही उसे हर 5 साल में चुनाव जीतना है। जैसे चीन में पहले लोगों से कहा गया कि 1 से ज्यादा बच्चे पैदा मत कीजिए, और अब चीन की सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इसके लिए उन्होंने कोई पार्लियामेंट से कोई बिल पास नहीं कराया, और ना ही उन्हें इस बात का तनाव रहता है कि अगली बार हम चुनाव में गए तो हम चुनाव हार जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती हैं। यहां पर संसद है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है। इसलिए भारत में किसी भी फैसले को लागू करने में वर्षों लग जाते हैं, और इसके बावजूद हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से कई फैसले तो पूरी तरह से लागू हो ही नहीं पाते। लगातार उन नए कानूनों का विरोध होता रहता है, चाहे वो कृषि के कानून हो, चाहे वो नए नागरिकता के कानून हो, चाहे वो नया कानून बना है जी राम जी, चाहे वो कानून हो। हमारे देश में जो सिस्टम है वो मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। हमारे देश में पहले केंद्र सरकार है, फिर राज्य की सरकार है, फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, और अलग अलग पार्टियों की यहां पर सत्ता होती है। राज्य सरकार में किसी और पार्टी की सत्ता है, केंद्र में कोई और पार्टी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में किसी और का वर्चस्व है। लेकिन ये सारी चुनौतियां चीन में नहीं है। लेकिन वर्षों बाद अब चीन में भी प्रदूषण लौट आया है। आज दिल्ली का प्रदूषण यहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही दूर किया जा सकता है। आज हम अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहते हैं, दिल्ली सरकार को बताना चाहते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले डस्ट यानी धूल पर काम करना होगा। धूल भारत में हवा को प्रदूषित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है। यूरोप और पश्चिमी देशों में आप घर में सफाई अगर ना भी करें 2-4 दिन तो आपको घर में कभी धूल नहीं मिलेगी। लेकिन भारत में एक ही दिन अगर आप सफाई ना करें तो घर की हर चीज पर धूल जमा हो जाती है। आप याद करके देखिए। और आपको अपने घर में हर रोज धूल और मिट्टी को साफ करना होता है। आप सोचिए आपके घर में हर रोज इतनी मिट्टी और धूल कहां से आता है, क्योंकि ये हवा में इतनी मिट्टी और धूल है। अगर आप एक सफेद कमीज पहनकर सुबह घर से बाहर निकल जाएं तो शाम होते होते ये कमीज गंदी हो जाती है, और इसका सबसे बड़ा कारण है हवा में धूल। ये धूल कंस्ट्रक्शन से होती है और बंजर जमीन से भी आती है। हमारे देश में सड़कों के किनारे बहुत बड़ी संख्या में धूल और मिट्टी पड़ी होती है, और यही हाल फुटपाथों का भी है। इसका सबसे आसान उपाय यह है कि सरकार को सड़कों के किनारे, बंजर जमीन पर और सभी फुटपाथों पर अब घास और पेड़ पौधे लगा देने चाहिए। हमें हर फुटपाथ पर घास लगानी चाहिए। लेकिन इसके लिए फुटपाथ से पहले अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, गैर कानूनी पार्किंग को हटाना पड़ेगा। आप सोचिए आज अगर हम हर फुटपाथ पर घास लगाना भी चाहें, पेड़ पौधे लगाना भी चाहें, तो फुटपाथ पर हमारा कब्जा है कहां? फुटपाथ तो सरकार के पास है ही नहीं। सड़कों के किनारे जो जमीन पड़ी हुई है वो तो सरकार के कब्जे में है ही नहीं, क्योंकि उस पर गैर कानूनी कब्जा हो चुका है। इसलिए बड़ी चुनौती यह है कि आज अगर हम यहां सब जगह घास लगाना चाहें, पेड़ पौधे लगाना चाहें, ताकि ये सारी डस्ट जो है ये बैठ जाए, सारी धूल मिट्टी बैठ जाए, तो हमारे पास तो हमारे फुटपाथ हैं ही नहीं। इन्हें खाली कराने में वर्षों लग जाएंगे। लेकिन एक और चीज याद रखिए, इन पर कब्जा किसने किया है? किसी पाकिस्तान से आए व्यक्ति ने नहीं किया, चीन से आए व्यक्ति ने नहीं किया, हमारे अपने ही देश के लोगों ने हमारे फुटपाथों पर कब्जा कर रखा है। आज हमारे देश में फुटपाथ चलने के काम नहीं आते। आप फुटपाथ पर चल ही नहीं सकते, फुटपाथ पर साइकिल नहीं चला सकते, क्योंकि फुटपाथ पर दुकानें सज चुकी हैं, फुटपाथ पर पार्किंग हो रही है, या फिर फुटपाथ पर अवैध कब्जा हो चुका है। और इसीलिए हमने कहा
कि चीन में यह सब कुछ करना आसान है, लेकिन भारत में नहीं। भारत में सड़क और फुटपाथों से अवैध कब्जा हटाने में वर्षों लग जाएंगे और अगर किसी सरकार ने कोशिश की तो अगले चुनाव में हार जाएगी। देश भर में सड़कों और फुटपाथों को पेड़ पौधों का फिल्टर बनाकर हवा साफ की जा सकती है। इसके बाद हमें अपने देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करके लोगों को अपनी गाड़ियों को इस्तेमाल करने से हतोत्साहित करना होगा। आज देश भर की सड़कों पर इतनी गाड़ियां आ चुकी हैं कि न तो गाड़ियों के चलने की कोई जगह बची है और न ही पार्किंग के लिए कोई जगह बची है। हर रोज देश भर के शहरों में घंटों ट्रैफिक जैम लगते हैं और ट्रैफिक जैम से भी ये प्रदूषण फैलता है, हवा जहरीली होती है। इसी हफ्ते दिल्ली में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ट्रैफिक से प्रदूषण फैलता है। सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम करनी होगी। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां न सिर्फ धुआं छोड़ती हैं, बल्कि उनके टायर, उनके ब्रेक्स और सड़कों पर जब इतना भार लेकर ये गाड़ियां चलती हैं, उससे भी हवा जहरीली होती है, प्रदूषण फैलता है। तो ये मत समझिए कि सिर्फ एग्जॉस्ट से जो धुआं निकल रहा है गाड़ी के, वही प्रदूषण है। इस समय भारत में ऑटो रिक्शा, भारत की टैक्सियां और कमर्शियल व्हीकल्स की हालत सबसे बुरी है। इन गाड़ियों का ना तो ठीक से मेंटेनेंस होता है, ना ही इन गाड़ियों में जो टायर हैं वो ठीक हैं, ना ही इनके ब्रेक सही हैं और ना ही इनके इंजन अच्छी स्थिति में है। इन करोड़ों गाड़ियों की वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है और ये सड़कों पर पार्किंग के लिए भी अवैध रूप से इनकी पार्किंग कर दी जाती है। और इस सब का एक ही समाधान है कि हम अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अपनी बस सर्विस जो है, अपनी मेट्रो सर्विस है, इसे इतना अच्छा बनाएं कि लोग अब गाड़ियों को बाहर निकालना बंद कर दें। और जो गाड़ियां सड़कों पर चलें भी वो इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए। चीन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने देश में प्रदूषण की आपदा को एक अवसर में बदल दिया और वहां की सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना शुरू किया। और आज चीन दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल के उत्पादन में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहीं बनते हैं। भारत को भी यही रास्ता अपनाना चाहिए। इसके बाद भारत को अपनी फैक्ट्रीज को कोयला, तेल और गैस से हटाकर बिजली पर चलाना होगा। कोयला दुनिया का सबसे गंदा और प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है और भारत के ईंधन में 70% हिस्सेदारी कोयले की है। 1952 में लंदन में इसी तरह का प्रदूषण हुआ था। तब वहां भी घरों और फैक्ट्रीज में कोयले का इस्तेमाल होता था, जिसे बाद में बंद किया गया। इन फैक्ट्रीज को हमें शहरों से बाहर शिफ्ट करना होगा, लेकिन शिफ्ट करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इससे इन कंपनियों के मालिक नाराज होंगे, उद्योगपति नाराज हो जाएंगे और यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी विस्थापित करना पड़ेगा, जो आसान नहीं है। ऐसे में इसका जबरदस्त विरोध होगा। इसलिए चीन के लिए प्रदूषण से लड़ना हमसे कहीं ज्यादा आसान था, क्योंकि चीन में सरकार ने अगर एक बार कुछ कह दिया तो फिर वो करना ही पड़ेगा। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर आप आज कुछ फैक्ट्रियों को विस्थापित भी करेंगे तो PIL लग जाएंगी। विरोधी दल जो हैं वो उस पर राजनीति करने के लिए आ जाएंगे। कई महीनों को तक सड़कों पर जैम करके विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। एक और बात, चीन ने अपने देश में प्रदूषण को कम करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, ऐसी व्यवस्था बनाई, लेकिन इतना पैसा शायद भारत की सरकारें खर्च नहीं कर पाएंगी क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है। इसके अलावा चीन में पराली जलाने की समस्या नहीं है। सरकार को किसानों को इस बात के लिए अब प्रेरित करना होगा कि वो पराली ना जलाएं। हमारे देश में पराली जलाने की घटनाएं कम तो हो रही हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से बंद करनी पड़ेंगी। चीन में पराली की समस्या नहीं थी। उनके जो किसान हैं वहां पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। खासतौर पर पंजाब में अब भी सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है। भारत की तरह चीन में रसोई में कोयला जैसे ईंधन का प्रयोग नहीं होता था, जिससे प्रदूषण फैलता है, लेकिन भारत में लंबे समय तक रसोई में या तो लकड़ियां जलाई जाती थी या कोयले का प्रयोग होता था और हमने बड़ी मुश्किल से उसे बंद किया है। चीन के सामने ये सारी चुनौतियां नहीं थी। आज दिल्ली में प्रदूषण के लिए लोग सरकार को दोष देते हैं, व्यवस्था की आलोचना करते हैं, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण के लिए दिल्ली के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। पुरानी गाड़ियां जो प्रदूषण फैलाती हैं, लोग उन्हें रिटायर नहीं करना चाहते। कंस्ट्रक्शन के दौरान इस बात का ख्याल नहीं रखते कि प्रदूषण ना फैले। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट को ढककर आज भी दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में नहीं रखा जाता, इसी तरह दिल्ली में अवैध कंस्ट्रक्शन लगातार किया जाता है और इससे प्रदूषण फैलता है। रिश्वत लेने के लिए लोग सरकारी अधिकारी को तो दोष देते हैं, क्योंकि रिश्वत देने के बाद आप दिल्ली में कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली में क्या, पूरे भारत में आप कुछ भी कर सकते हैं और लोग सरकारी अधिकारी को दोष देते हैं कि ये बड़े भ्रष्ट हैं। लेकिन रिश्वत देने वाले
आम लोगों को आप दोष नहीं देते जो कहते हैं कि रिश्वत ले लो लेकिन मेरी कंस्ट्रक्शन जारी रहने दो। दिल्ली में लोगों ने अवैध पार्किंग और अवैध कब्जा कर रखा है फुटपाथ पर, और यही हालत देश भर के शहरों की भी है। जब सरकार कोई सख्ती करती है तो जनता सरकार को ही चुनाव में हरा देती है और उस सरकार को जिता देती है जो वादा करती है कि वो इन सख्ती वाले फैसलों को सत्ता में आने के बाद बदल देगी। इसलिए हमारे देश में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। तो चीन हमारा रोल मॉडल इस बारे में नहीं हो सकता। हां, यूरोप के जो देश हैं, पश्चिमी जो देश हैं, वो हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन वहां के जो हालात हैं वो भी हमसे बिल्कुल अलग है। वहां का मौसम बिल्कुल अलग है, वहां की ज्योग्राफी जो है वो बिल्कुल अलग है, और भी बहुत सारी चीजें हैं वहां की जो भारत से बिल्कुल अलग है। इसलिए भारत एक बिल्कुल अलग स्थिति में है और भारत का जो रोड मैप होना चाहिए वो ना तो यूरोप जैसा हो सकता है ना चीन जैसा हो सकता है। ये हमें यहीं बैठकर मिलकर बनाना होगा, जिसमें हमारे देश के लोगों को भी भागीदारी निभानी होगी और सरकार को भी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी, आप तो अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी अगली पीढ़ी अगर साफ हवा में सांस ले, आप चाहते हैं, तो फिर आपको भी इसमें भागीदार बनना पड़ेगा। पर अब यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। अब एक ऐसी खबर जिसके बारे में देश के हर घर में चर्चा हो रही है, क्योंकि दिल्ली से करीब 30 किलोमीटर दूर गाजियाबाद से एक बहुत सावधान करने वाली खबर आई है जो देश भर के मकान मालिकों और किराएदारों के भरोसे को भी तोड़ती है। एक किराएदार पति पत्नी ने अपनी मकान मालकिन की केवल इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो उनसे किराया मांग रही थी, और ये बकाया जो किराया था ये सिर्फ 90,000 रुपए था। 17 दिसंबर की यह घटना गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक हाउसिंग सोसाइटी की है, जिसमें ये पति पत्नी, जिनका नाम है जय गुप्ता और आकृति गुप्ता, किराएदार के तौर पर रहते थे, जबकि उनकी मकान मालकिन 48 वर्ष की दीपशिखा शर्मा अपनी एक मेड के साथ इसी हाउसिंग सोसाइटी के दूसरे फ्लैट में रहती थी, और उनके पति फरीदाबाद में नौकरी करते हैं और फरीदाबाद में ही रहते हैं। किराएदार पिछले 5 महीने से किराया नहीं दे रहा था और मकान मालकिन अक्सर बकाया किराया मांगती रहती थी। 17 दिसंबर को रात 8 बजे किराया देने के बहाने किराएदार ने अपनी मकान मालकिन को फोन करके अपने फ्लैट पर बुलाया। मकान मालकिन जब पहुंची तो किराए को लेकर किराएदार पति पत्नी से उनकी बहस हुई। बहस के दौरान किराएदार पति पत्नी ने मकान मालकिन पर प्रेशर कुकर से हमला किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, और इसके बाद शव को एक सूटकेस में भरकर अपने फ्लैट में ही छिपा दिया। उनकी प्लानिंग यह थी कि समय मिलते ही इस शव को बाहर ले जाकर कहीं फेंक देंगे। जब देर रात तक मकान मालकिन अपने घर नहीं पहुंची तो घर में काम करने वाली मेड ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और साथ ही मकान मालकिन के पति को भी फोन कर दिया। दीपशिखा जब किराया लेने जा रही थी तो उसने अपनी मेड को यह बता दिया था कि वो अपने दूसरे फ्लैट पर किराएदार से मिलने जा रही है, और इसीलिए घर में काम करने वाली मेड को सबसे पहले किराएदार पर ही शक हुआ और वो उनके घर पहुंच गई, लेकिन वहां मिला कुछ नहीं। इसके बाद मेड हाउसिंग सोसाइटी में अपनी मकान मालकिन को खोजने लगी, और इसी दौरान हत्या करने के बाद ये किराएदार शव को सूटकेस में रखकर भागने की कोशिश कर रहे थे, और इसके लिए उन्होंने एक ऑटो रिक्शा भी मंगवा लिया था। लेकिन जब मेड ने उन्हें देख लिया इस ऑटो में बैठते हुए तो रोका और किराएदार पति पत्नी को सूटकेस लेकर वापस अपने घर आने के लिए मजबूर कर दिया। किराएदार ने वापस घर में आकर सूटकेस को नीचे छिपा दिया और इस दौरान बिस्तर के पलंग के नीचे छुपा दिया, और इस दौरान काफी हंगामा हो चुका था। सोसाइटी के दूसरे लोगों ने भी जब खोजबीन की और उसके बाद भी दीपशिखा नहीं मिली तो सभी लोगों ने किराएदार के घर में जाकर तलाशी ली, और फिर वहां इस सूटकेस में उसका शव मिल गया। जब शव मिला उसी दौरान का एक वीडियो है जिसमें किराएदार पति पत्नी हत्या की बात कबूल कर रहे हैं। आप देखिए।
अंदर देखे जाओ, तुम कहीं जाओगी नहीं, कुछ रुका के जाओगी। इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि मुझसे खाना मुश्किल कर दिया हमारा। तो किसने करा, मारा कैसे है उसको? मैं एक्सेप्ट कर लूँ, आपने मारा है? नहीं किया, दोनों ने मिलके। दोनों ने मारा, दोनों ने मिलाई, दोनों इतना मेंटली टॉर्चर किया। आप आदमी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, 7-7 हजार क्या सर? हाँ तो बोलो क्या कहे, कब मारा? बोलो आज भैया। पर अब यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव। दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो। रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है, जान बचाने का गर्व। आखिरकार मैं 18 की हो गई, तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई। 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान, और यही है मेरा अभिमान। कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान। लेकिन मन नहीं सी जान, आपका हमेशा करेंगे सम्मान। आप हो मेरे सुपर हीरो। रक्तदान यानी जीवन दान। थैंक यू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन BGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हमारे देश में 30% से ज्यादा लोग किराए के घर में रहते हैं। मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता एक भरोसे पर टिका होता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे ये भरोसा भी कमजोर हुआ है और इसीलिए मकान मालिक और किराएदार के रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं। आजकल मकान मालिक को हमेशा ये डर रहता है कि किराएदार समय पर किराया देगा या नहीं, या कहीं घर पर कब्जा ही न कर ले। किराएदारों को भी आशंका रहती है कि उनके नए मकान मालिक का बर्ताव कैसा होगा, और उन्हें कई प्रकार के डर उनके मन में रहते हैं। भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लोगों का छोटे शहरों से बड़े शहरों में पलायन हो रहा है। ऐसे में मकान मालिक और किराएदार के बीच जो रिश्ते हैं, ये समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सोचिए, 90,000 का ये किराया था जिसे बचाने के लिए मर्डर कर दिया। इनके पास कई विकल्प थे। अगर इन किराएदारों के पास पैसा नहीं था, ये मकान खाली करके जा सकते थे, मकान मालिक से थोड़ा सा और समय ये मांग सकते थे, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन जान ले लेना किसी की, ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। इसलिए आपसे आज हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपना मकान किराए पर दे रहे हैं तो आपको सारी चीजें चेक करने के बाद, सारी वेरिफिकेशंस करने के बाद ही अपना मकान किराए पर देना चाहिए। और ये बात सिर्फ मकान किराए पर देने की नहीं है। अगर आप घर में भी किसी को रख रहे हैं, किसी के साथ कोई दूसरा काम का रिश्ता अपना जोड़ रहे हैं, तो आज का जो जमाना है वो कितना खराब हो चुका है, यहां आपने देख लिया। इससे पहले भी इस प्रकार की कई घटनाएं हमारे देश में हो चुकी हैं। जब दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, वहां पर हत्याएं हो रही हैं। बीच में हमने ये भी देखा कि किसी ने घर में काम करने के लिए स्टाफ को रखा, तो वहां पर हत्याएं हो रही हैं। इसलिए हमारा जो समाज है एक बहुत ही अजीब सी स्थिति से इस समय गुजर रहा है। लोगों के अंदर सहन करने की क्षमता नहीं है और सबको बहुत जल्दी पैसा कमाना है या फिर उनका अपने गुस्से पर काबू नहीं। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल, यानी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी।
MDH। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शूर सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहां नहीं होती। होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज, दुनिया में देश के परचम की बात, देश की धड़कन, भरोसा देश का। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDH+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टीम्स मसाला। मसाले सच सच MDH। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शूर सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़